चलिए बात करते हैं आज हम कक्षा 11 के जीव विज्ञान की, ठीक है, जिसमें हमने जीव के लक्षणों के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने जाना था जीव किसे कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जीव क्या होता है। जीव वह होता है जो जनन, उपापचय, गति, वृद्धि आदि लक्षण प्रदर्शित करे, वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। हम समझ रहे थे जीव के लक्षण और उनकी परिभाषाओं को, जिसमें हमने कई चीज़ें पढ़ दिया था। आज हमें समझना है कि जीव कौन कौन सी अन्य प्रक्रियाएं करते हैं, जिसमें हमें समझना है पहली प्रक्रिया क्या है, पोषण। न्यूट्रिशन की बात हम करें, पोषण किसे कहते हैं, इसको भी हमने पिछले वीडियो में समझा था, लेकिन एक बार फिर से आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या होता है पोषण? विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। या फिर यूँ कहे कि ग्रहण किए गए भोजन का उपयोग, जब आप खाना खा लेते हो तो जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल आपके शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार से करें, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझना चाहो कि आपको स्कूल में मिलता है 26 जनवरी को लड्डू, उसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे अब कई लोग उस लड्डू को लेके चल जाते हैं घर और बाबा खिलाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बाबा के प्यार के चक्कर में बाबा थोड़ा सा 150 दे देंगे, कभी कभी 7 रुपये के लड्डू से बाबा खुश हो जाएंगे, है ना। तो पोषण क्या होता है कि आप जो ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर के जैविक प्रक्रियाओं में करना या शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में करना, ताकि शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करें, सही तरीके से कार्य करें, उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं हम अगले टॉपिक को, जो कि हमारा पॉइंट है आज का, वो है श्वसन, रिस्पायरेशन। क्या होता है श्वसन? ठीक है, देखो, एक होता है श्वसन, एक होता है सांस लेना। सांस लेना, श्वसन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब क्या है, सांस लेना क्या है, सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। सांस लेना और दूसरा है श्वसन। समझिएगा ध्यान से। जब आप वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करते हैं तो ये क्या है, आप केवल नाक के माध्यम से, हम सांस किससे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं। नाक केवल क्या है, एक माध्यम है। तो वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सांस लेना। सांस लेने को हम रोक सकते हैं, हम सांस नहीं लेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट आप रोक लोगे, लेकिन श्वसन आप नहीं रोक पाओगे। एक चीज़ और याद रखना, सांस रोक के अपने से कोई व्यक्ति नहीं मर सकता। मतलब सांस रोक के आप आत्महत्या नहीं कर सकते। हाँ, आप पंखे से लटक के मर सकते हो, सल्फास खा के मर सकते हो, ट्रेन से कट के मर सकते हो, पत्थर बांध के शरीर में डूब के गिर मर सकते हो। ऐसा जानते क्या होता है, कई लोग जब गिर जाते हैं नदी में तो कहते हैं नहीं अब मैं बचूंगा, भाग के आते हैं। तो जब मरने का डिसाइड कर लिए हो तो पत्थर उत्थर बांध के, हाथों पीछे का जो बांध के कूद जाओ, ताकि अगर नीचे जाने के बाद मनो करे जिंदा होने के तो ना जी पाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो मरना तो चाहते हैं लेकिन अब वो खाएंगे यूरिया। अरे थोड़ा सा लीवर फेल, तुम्हारा थोड़ा सा किडनी गड़बड़ाएगी, घर वाले 2-4 लाख लगा देंगे, फिर जी के आ जाए, तो कोनो मतलब नहीं है उनका। बढ़िया से विधवत मरो, मरना है तो मर जाओ। ऐसे क्या है, एक बार मर के गए, घर वालों को परेशान किया। याद रखना, किसी के रहने न रहने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, तू नहीं होता तो हो सकता है इससे बढ़िया होता। समझ रहे हैं कि, क्योंकि जानते हैं ना, आपके भरोसे कोई रहता है। जब अगर आप घर पे मान लो कोई लड़की है, घर की जिम्मेदार है, जो खाना बनाती है, अगर उसके दिमाग में ये आ जाए कि अगर मैं ना रहती तो मेरी मम्मी खाना कैसे बनाती, तो हो सकता है भैया की शादी हो चुकी होती, भाभी बनाती है, भाभी तुमसे बढ़िया खाना बनाती। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो कभी दिमाग में बेटा अगर ये आता है कि मेरे बिना दुनिया अधूरी है, तो तेरे बिना दुनिया अधूरी ना है बेटा, है ना। तुम्हारे बिना दुनिया किसी की सुनी नहीं होने वाली। वो कहते हैं ना, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, कोई किसी के लिए जान नहीं देने वाला है। ये केवल कहने की बातें हैं। जब जान पे आ जाती है ना तो भाग लेते हैं, भैया जान रहेगी तो 75 ठे आएंगे, 75 ठे जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? ये समझा करें, किसी के रहने ना रहने से दुनिया ख़त्म नहीं होती।
केवल सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, माता पिता का जो कर्जा है उसे कोई माई का लाल चुका नहीं सकता, उसे बना के रखो, कोशिश करो मम्मी पापा को खुश रखो, बस। मम्मी पापा खुश है, पूरी दुनिया जीत के क्या करोगे जब तुम मम्मी पापा के नज़र में गिरे हुए हो, समझ रहे हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाओ, लेकिन अगर माता पिता की नज़र में गिर गए बेटा ना, तो ज़िंदगी भर तुम सफल होने का क्या फ़ायदा। ना जाते कुछ लोग होते घर, जिनके घर पे इज्जत नहीं हो, बाहर कितनी इज्जत कमाएंगे। पापा कहते का रे यहाँ आओ, गजब बेइज्जती है। बाहर भले ही रिस्पेक्ट मिलती है, पहले घर में इज्जत कमाना सीखो। घर में अगर आपको इज्जत मिलेगी, कहते हैं ना कि अगर घर से खाना खा के निकलोगे तो बाहर खाना मिलता है, लेकिन जिस दिन घर से ना मिलता है ना, तो बाहर वो नहीं मिलता है। तब जुगड़ी आते रहते, बड़ी टिफिन लाई हो, थोड़ा सा दे दो, तो कहते भाग भाई आज हमारा भूख, हम नहीं देंगे आज, लो हो गया तुम्हारा मनोरंजन। तो समझिए श्वसन क्या होता है, सांस लेना क्या होता है, वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, सांस लेना कहलाता है। अब आप बताओ, उसके बाद जब सभी गैसें वायुमंडल से जाएंगी आपके फेफड़े में, फेफड़ा उन्हें छान के क्या करेगा, जो गड़बड़ गैसें हैं, जो खराब गैसें हैं, जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर कर देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा, और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के विघटन में करना, समझ रहे हो। ऑक्सीजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ने में करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। फेफड़े तक जो ऑक्सीजन पहुंच चुका है, उसका इस्तेमाल क्या करने के लिए, भोजन के विघटन में, भोजन को तोड़ने में करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो याद रखना, श्वसन में होता क्या है, श्वसन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़े तक पहुंच जाती है, उससे ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन को तोड़ने, ब्लड में अलग अलग जगहों तक पहुंचाने। अगर आपके शरीर में ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो गई तो धीरे धीरे आपके सभी अंग काम करना बंद कर देंगे, स्विच ऑफ हो जाओगे 5, समझ रहे हो। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है, ऑक्सीजन आपके खाने को तोड़ने में मदद करता है। आप खाना कैसा खाते हो, कठोर खाते हैं, जटिल भोज्य पदार्थ को खाते हैं ना, उसे तोड़ेगा कौन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा को तोड़ेगा कौन, वो तोड़ता हुआ किसकी उपस्थिति में टूटते हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने, उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया पढ़ा था ना। सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण और जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब समझते हैं बेटा, आक्सीकारी अनाक्सीकारी ये क्या है भाई, अब ये क्या माजरा है। आक्सीकारी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को तोड़ने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं आक्सीकारी, और जो उनका प्रयोग नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अनाक्सीकारी। वे जीव जो अपने भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, अगर वो करते हैं तो वो आक्सीकारी, अगर वो नहीं करते तो वो अनाक्सीकारी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगला टॉपिक समझते हैं, उत्सर्जन क्या होता है। अब देखो, इस उत्सर्जन को समझने से पहले एक क्रिया समझो, उपापचयी। उपापचयी क्या होती है, तो आपके शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपापचय। हमारे शरीर में लगातार कुछ ना कुछ बनता रहता है, कोशिका बन रही है, अभी अभी बिस्किट खाया वो पच रहा है, पानी पिया है उसका अवशोषण हो रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, गर्म खाना खाया है तो एसिड बन रहा है, लगातार हमारे शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। तो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो शरीर के अंदर होने वाली उपापचय क्रिया। अब एक बात बताओ, कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, अभिक्रिया जब कभी भी होती है हमें क्या मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा, अवक्षेप। कुछ ना कुछ पदार्थ मिलेगा, कुछ ना कुछ अवक्षेप मिलेगा। जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी, कागज जला दोगे, कागज तो जल गया लेकिन तुम्हें राख मिल जाएगी, तो राख क्या है, अवक्षेप है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब क्रिया होती है तो हमें कुछ ना कुछ क्या मिलते हैं, अवक्षेप मिलते हैं। अवक्षेप यानी अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। समझ में आया? मतलब क्या है ये उत्सर्जन? क्या है उत्सर्जन? तभी ना होगा जब उपापचयी क्रिया होगी। उपापचयी का मतलब भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, तब न जाके ये बहिक्षेपण यानी कि उत्सर्जन होगा। तो जब अपशिष्ट पदार्थ होगा नहीं तो उत्सर्जन कहाँ से होगा? जो मुर्दा होते हैं उसे पसीना होते देखे हो? नहीं ना, कि कब वो देखे हो कि गर्मी हो रही है उसको, भाई थोड़ा सा बेना डोलाओ भैया, बेना डोलाओ भैया, बहुत परेशान है तो ससुरा कफनवा के नीचे में उसको बड़ी गर्मी हो रही है। नहीं ना, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई जैव रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, कोई उपापचय क्रिया नहीं हो रही है। और जब तक उपापचय क्रिया नहीं होगी तब तक उत्सर्जन नहीं होने वाला। भाई जब अपशिष्ट पदार्थ बनबे नहीं करेगा, जेब में पैसा है नहीं, फुल्की वाला कैसे रुकेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या 5 रुपया खिलम लेना है तब फुल्की वाला कलमियाँ दान कर देते हैं फुल्कियाँ खाने के चक्कर में। कलमियाँ कौनों से मांग लेंगे, फुल्की पहले खा लो, है ना? मतलब समझो उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन उत्सर्जन की प्रक्रिया तभी होगी जब क्या होगा? उपापचय होगा। शरीर के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं? उपापचय के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना पॉइंट? आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। अब बेटा है अगला पॉइंट, हम समझ क्या रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं जो जीव हैं वो क्या क्या लक्षण प्रकट करते हैं। तो वो पोषण करते हैं, वो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब बात आएगी गमन करते हैं। गमन क्या होता है? किसी जीव का या किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। तो अब बात आएगी, भाई मनुष्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, कुत्ता है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, गाय चली जाती है, भैंस चली जाती है। लेकिन पेड़ के बारे में क्या है भाई? क्या पेड़ चला जाता है? नहीं। तो पेड़ नहीं जाता। तो अभी तो हमने समझा है कि जो जीव होंगे वो इतने लक्षण, यहाँ तक इतने लक्षण प्रकट करेंगे। तो क्या पेड़ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? अगर जाता है तो कैसे, और नहीं जाता तो वो जीव कैसे? समझ में आ रही है ना बातें भाई? हम तो यही ना समझ रहे हैं जो जीव होगा वो गमन करेगा। तो गमन कैसे करेगा? तो पौधों में गमन, वो एक जगह से, वो तो अस्थायी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन वो कुछ विधियां, कुछ क्रियाएं दिखाते हैं जिससे लगता है कि पौधे गति करते हैं। जैसे पहली विधि है प्रकाशानुवर्तन। आपने एक फूल देखा होगा, और देखा क्या होगा? बना देता हूं, देख ही लोगे अभी। भैया थोड़ी सी कलाकारी में संदेह है, इसको समझिएगा। एक फूल है जिसका नाम है सूरजमुखी। देखे हो? वो क्या काम करता है ना? वो सूर्य के, अगर सूर्य जिस दिशा में होता है वो हमेशा क्या होता रहता है? उस दिशा की तरफ। अगर सूरज पूरब से निकला तो वो पूरब में है। जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे उसकी दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। तो हमने क्या पढ़ा था? गति, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अपना स्थान क्या करना? बदलना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यहाँ था ना, यहाँ तक पहुँचा तो ये क्या है? गति है कि नहीं है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है ना? गति कहलाता है। तो पौधे क्या करते हैं? प्रकाशानुवर्तन। पौधे प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? तो गति किया कि नहीं किया? दूसरी विधि क्या है? क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन क्या है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे आप जैसे ही छुओगे ऐसे सिकुड़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। जैसे आप उसको देखे हैं, जिसको कहते हैं छुई मुई, जिसे कहते हैं लाजवंती। कहते हैं ना, लाजवंती शर्मा जाती है वो कोई छू देता है। क्यों शर्मा जाती है? क्योंकि उसके शरीर पे उसकी जो पत्ती होती है उस पे पाए जाते हैं स्पर्शक। वो खाली तुम्हारे छूने से नहीं, भैंसियों के छूने से शर्मा जाती है। ऐसा ना सोचिए कि केवल हम छुएंगे तो शर्माएगी, वो हमसे शर्मा रही है। कोई भी जीव उसके बगल से गुजरेगा, जैसे ही उसके स्पर्शक को वो टच करेगा वो सिकुड़ जाएंगे, वो मुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं ना? तो वो मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्रमानुकुंचन कहलाएगी। जैसे छुई मुई, जिसे हम लाजवंती के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बेटा बात यहाँ तक? अब आगे बढ़े, चलिए अब बात करेंगे
सजीवों में विविधता की संकल्पना के बारे में। सजीवों में विविधता की संकल्पना क्या है, जैव विविधता क्या है, पहले वो समझ लो। ठीक है, अब देखो, इसी कमरे में इतने लोग बैठे हो, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रत्येक जीव, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी ना किसी गुण में क्या होंगे, भिन्न होंगे। हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी न किसी गुण में भिन्न होंगे, और जीवों में पाई जाने वाली इसी असमानता को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं जैव विविधता के नाम से। आगे आप पढ़ोगे पृथ्वी पर कितनी संख्या में कौन सा जीव है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 10,25,000 है ना प्रजातियां किसकी है, केवल कीट की हैं। सोच के तो कोई प्रजाति है, संख्या ना सोचो, ये प्रजाति है। प्रजाति में जैसे ये मानव की प्रजाति है तो केवल भारत में 135 करोड़ हैं ये प्रजाति के जीव, अलग अलग जीव है भैया। चाइना देखो, अगर में आंख नहीं खुली जनसंख्या में आगे है कि नहीं, मतलब समझो क्या है भाई, एक ही जाति के जीव है ना। हमारी जाति क्या है, मानव है। अब चलो, पृथ्वी पर टोटल जीवों की संख्या कितनी, प्रजातियां कितनी है ना पृथ्वी पर। वर्तमान में पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी कितनी प्रजातियां हैं, 3 करोड़। मतलब 3 करोड़ जाति के कुत्ता, बिल्ली, शेर है ना, हाथी, मुर्गी, मुर्गा, तोता, ये सब जितने हैं। हाँ, आप कहोगे मुर्गी मुर्गा एक जाति के हैं भाई साहब, है ना, उनकी जाति एक है, वो उनका लिंग अलग है, एक स्त्री है, एक पुरुष, एक नर है, एक मादा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो क्या है, पृथ्वी पर वर्तमान में कितने जीव हैं, कितनी जातियां हैं, 3 करोड़ जातियां हैं, जिसमें 5 लाख जो जातियां हैं वो किसकी हैं, वनस्पति की। वनस्पति की पहचान आप जानते होंगे। वनस्पति क्या होता है, जिसका तना क्या है, मुलायम हो, जिसका तना क्या हो, मुलायम हो, वो किस में आएगा, वो वनस्पति में आता है। बात समझ में आ गई। और जंतुओं की संख्या अगर बात कर दे, जंतुओं की बात करें तो उनकी जातियां कितनी हैं, 15 लाख है। मतलब पृथ्वी पर टोटल जातियां कितनी हैं, 3 करोड़, जिसमें से 5 लाख क्या हैं, वनस्पति, वनस्पति की जातियां हैं, और 15 लाख जाति के क्या हैं, जंतु हैं। जंतु समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने आपको जब कभी बताऊंगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं। अब आप चलोगे आगे, जब पढ़ोगे बैक्टीरिया, मोनेरा है ना, मतलब प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, जब जगत पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जंतु क्या है, पादप क्या है, कवक क्या है, स्वपोषी कौन है, परपोषी कौन सा है, सहजीवी कौन सा है, मृतोपजीवी कौन सा है, प्रकाश संश्लेषी कौन सा है, और रसायन संश्लेषी कौन सा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। चलिए बात करते हैं, जो हमारे आसपास जीव है, जो हमारे आसपास जीव है, हम उन्हें किस आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। भाई अगर आप मुझसे अलग हो या फिर मैं आपसे अलग हूँ तो कोई ना कोई तो लक्षण होगा ना जी, जिससे हमें एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। उन लक्षणों को कैसे समझेंगे, तो पहले जो गाय है या भैंस है वो हमसे अलग कैसे है, वो आनुवंशिक रूप से। पहला कैसे अलग करेंगे, आनुवंशिक विविधता के स्तर पर लक्षणों के आधार पे अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के आधार पे अलग कर सकते हैं। गाय है, उसके पास पूंछ होगा, 4 पैर होगा, है ना, सींग होगी। हमारे पास है ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। तो हमें अगर भाई गाय के घर मानव पैदा हो जाए, अगर गाय बच्चे को जन्म देगी, मनुष्य के बच्चे को जन्म देगी, तो उसके आनुवंशिक चेंजेस हुए कि नहीं हुए। तो अगर आप और हमें या दूसरे जीवों को हमसे अलग किया गया तो किस आधार पे, पहला आधार आनुवंशिक। देखा गया कि ये ससुरा हम लोगों जैसा नहीं है, ये तो गाय में मिल रहा है, तो इसको क्या गाय के साथ भेजो, इसके साथ गाय जैसा व्यवहार करो। नहीं कहते गांव में कुछ लड़कों को कहते ससुरा पूरा बैल है
बैल का मतलब क्या उसको सींग है, पूंछ है? नहीं, उसके लक्षण जो लग रहे हैं वो बैल जैसा। जैसे बैल को कितनों समझा दो, एक ठो गाली देते हैं जिसको हम गाली में इस्तेमाल करते हैं, ससुर एकदम कुत्ता है। कुत्ता का मतलब क्या है? क्या उसके पूंछ है, दौड़ा दौड़ा काट रहा है? नहीं, वो कुत्ते जैसा क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। जैसे कुत्ते को एक बार मार के भगा दोगे फिर आके बैठ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? फिर मार के भगा दोगे फिर आके बैठ जाएगा। समझ रहे हैं? कहानी एक तो फटाफट अंदाज में सुन लो। एक बार 3 कुत्ते थे, एक शक्ल के थे, है ना? 3 कुत्ते थे, एक शक्ल के थे, और तीनों एकदम शक्ल एक जैसी। और जो सबसे छोटा वाला था उसका काम क्या था? ये पता लगाना कि आसपास में भंडारा कहाँ है। बात समझ में आई? तो पहला वाला जो एक तो रोज़ जाता था, वो तो एक जगह एक दिन गया तो पता करके आया, भैया यहाँ शादी है। तो कहे अच्छा अच्छा तुम जाओ खा के आओ। पहले छोटा वाला जाता था खाने, समझ में आ रही बात? तो पता लगा के आता था और बताता था, तो सब कहते थे अब जाओ तुम खा के आओ, फिर हम जाएंगे घर, तुम देखना हम जाएंगे। बारी बारी से तीनों भाई खाते थे, बड़ी एकता थी विचारों में। तो तीनों शक्ल एक जैसी। एक मिला गया तो एक तो पहुँचा, जब जहाँ पहुँचा वहीं जहाँ खाना बन रहा था, समझ रहे हैं? पहुंचा वहाँ पे, अब खाना जो देखा जो बना रहा था बावर्ची, उसे एक तो पूरी फेंक दिया, तो एक पूरी खाया। फिर से कुत्ता ना है जी, है कि नहीं? तो कुत्ता जैसा व्यवहार तो करेगा। फिर मुंह बना के खड़ा है, और करते करते भाई साहब धीरे धीरे घुस गया ससुरा, वहाँ टेंटे के अंदर ही घुस गया। अब जो बावर्ची था गुस्सा आ गया, मारा धड़क एकदम, वही गरम की वाली जो निकाल रहा था, है ना? वो क्या बोलते हैं उसको जी, जिससे निकालते हैं पूड़ी वगैरह, है ना? हाँ, पहुना जिसको बोलते हैं। मारा पहुना नहीं पहुना, है ना? मतलब हाँ, पहुना रिश्तेदारों को कहते हैं, समझ रहे हैं? और खींच के मारा, अब उसके पीठ पे तेल गिरा, छनछनाक भाग के आया घर। अब जगह जगह भाई साहब फूल गया। अब उसका बड़ा वाला, जो उससे बड़ा वाला था, पूछा क्या हुआ जी, मज़ा नहीं है? क्या मज़ा तो बहुत आई, खा रहा हूँ, देख रहे हैं पूड़ी और एकदम ताज़ी ताज़ी मिली थी, तुरंत कुछ दे रहे थे और खा रहा था, देखो पीठी पूरे जल गई। क्या गजब व्यवस्था है यार। यो पूरा मेंटेन होके पहुँचा, यो मेंटेन होके पहुँचा, यो पहुँचा सीधे एकदम कोठरी में, समझ रहे हैं कि नहीं? कोठरी में पहुंचा तो बावर्ची देखा क्या ससुरा बड़ा लतखोर है यार, अभी ससुरा को मार के भगाया हूँ तब तक फिर आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शक्ल तो एक जैसी थी। अब मारा ससुरा, डंडन डंडन मारा, टेढ़ मार दिया, सूज उठ गया, सब कोपची कोपचा निकल गया। अब उधर से पूरा एकदम टेढ़े टेढ़े आ रहा है। तो उसका बड़ा वाला भाई पूछा क्या हुआ जी, तुमको मज़ा नहीं आएगा? कहा भैया गजब की व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ खाइए खाइए खाइए, अपना लेके भी जाइए। और मैं कुछ लेके नहीं गया तो नहीं तो लेके आता आपको। तो कहे अच्छा इसी व्यवस्था? कहा हाँ। तो कहे मैं भी जा रहा हूँ। अब बड़ा वाला भाई गया, भाई समझ रहे हैं? बड़ा वाला भाई पहुंचा तो ससुरा पहुंच गया एकदम कोठरी में जहाँ छेना होना रखा था। अब पहुंच गया, धर देता तब बावर्ची देख लिया, कहा दरवाज़ा बंद कर, एकदम ही ससुरा दर दर लत खो रहे यार, इसको 2 बार मारा हूँ तब वो नहीं समझ में आया। लेकिन ये तो तीसरका वाला ना था। अब बंद करके कुछ इतनी मार उनके मारे, जवन पौना पौना मारे हैं भाई साहब, पौना लाठी बेलनी बेलना जवन लिए थे पूरा मारे हैं विधवत, समझ रहे हैं? अब जब भाई साहब ही कुटाए हैं तो ये वापस उधर से जब आ रहे हैं तो कहेंगे तू नन्नन को बताना नहीं था, ससुर की वाली व्यवस्था दे रहे थे। कहा अगर हम लोग बता देते तो आप हम लोग का मजा नहीं लेते, लेते कि नहीं लेते? यही वाली बात है। तो जो जाति जो जीव है उन्हें कैसे अलग किया गया? कैसे अलग किया गया? पहला आनुवंशिक के आधार पे जो अलग अलग है, जो लक्षण के आधार पे जो देखने में लग रहे हैं कि ये अलग हैं, उन्हें अलग कर दिया गया। उनके आनुवंशिक लक्षण मतलब पानी कैसे पी रहा है, जीभ निकाल के पी रहा है, खींच के पी रहा है ना? या फिर क्या खा रहा है, घास को काट के खा रहा है या फिर मतलब उठा के खा रहा है, कई लक्षण हो सकते हैं। उसके आधार पे आनुवंशिक विविधता के आधार पे जीवों को अलग किया गया। दूसरा जाति के आधार पर, कुत्ते जैसा दिखोगे तो कुत्ता, हाथी जैसा दिखोगे तो हाथी के साथ, तो ये क्या है? हाथी कुत्ता, ये क्या है? जाति है ना। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पारिस्थितिक विविधता के आधार पे, इसके आधार पे जीव 3 प्रकार के, कौन कौन सा? उत्पादक, और दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा क्या है? अपघटक। उत्पादक का मतलब क्या है? वे जीव जो भोजन पैदा करे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बताओ केवल पेड़ और पौधे ही तो अपना खाना बनाते हैं, और बाकी सभी लोग घूम फिर के किस पर निर्भर हैं?
किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर। उपभोक्ता में बेटा उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक जिसको दूसरी भाषा में हम जानते हैं शाकाहारी यानी शाक आहारी, और दूसरा मांसाहारी यानी मांस आहारी, और तीसरा सर्वाहारी यानी सर्व आहारी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? जो पारिस्थितिक स्तर पे जीवों को बांटा गया, जो अपना खाना स्वयं बनाए उन्हें अलग कर दो, यानी पेड़ पौधों को अलग कर दो। उपभोक्ता जो इनको, जो उत्पादक को खाएं वो क्या कहलाएंगे? जो उत्पादक का भक्षण करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोग करने वाला। जो उसको खाता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। अब देखो कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं उनको खाते हैं। जैसे समझने की कोशिश करो, यहाँ देखो उत्पादक पेड़ पौधे भोजन बना देंगे, शाकाहारी जो जीव होंगे, जो गाय भैंस होंगी वो उसे खाएंगी। मांसाहारी जो शेर होगा, यहाँ चलो लिख देते भैया बकरी। अब जो यहाँ होगा शेर वो किसको खाएगा? बकरी को। और यहाँ आ गए हम मनुष्य या गिद्ध और चील, वो सबको खा सकते हैं। तो इधर देखो जो ये शेर है क्या ये घास को खा रहा है? नहीं खा रहा है, लेकिन जो घास को खा रहा है वो उसको खा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जो शेर है वो किस पर निर्भर है? घास पर निर्भर है कि नहीं? अगर घास गायब हो जाएगी तो बकरी गायब, और बकरी गायब हो जाएगी तो शेर तो अपने आप पे गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? और तीसरा क्या है? सर्वाहारी जो शेर को भी खाए और बकरी को भी खाए, साथ ही साथ उत्पादक को खाए। बताओ हम घास भी खा सकते हैं, जैसे बथुआ, मेथी, पालक, मूली, गाजर खा सकते हैं, साथ ही साथ हम बकरी बिरयानी बना देते हैं, मुर्गा बिरयानी, शेर, अरे तुम नहीं शेर खाते हो, अलग अलग देशों में तो खाया जाता है। मानव नहीं खाता है मान लेते हैं, गिद्ध तो खाते हैं, कौवा है, अगर मर जाएगा तो ना उलाट देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा। और तीसरा है बेटा अपघटक। अपघटक कौन होता है? जो उत्पादक उपभोक्ता को पूरी तरह से क्या कर दे? भक्षण करके वायुमंडल में फिर मुक्त करे। जैसे बैक्टीरिया, जैसे कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या काम करता है? अगर जब कोई उत्पादक पेड़ नष्ट हो जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसे वायुमंडल में ये जो कीट होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जिसकी खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवन हॉक ने किया था। वो क्या करते हैं? उसे मुक्त कर देते हैं। उपभोक्ता शेर मरे, चाहे बकरी मरे, चाहे मनुष्य मरे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसे वायुमंडल में मुक्त कर देंगे। ठीक है, अब बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विविधता की क्रमबद्धता। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।